नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज की टीम आज मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर उपस्थित है। तो चलिए हम आज आपको मिलाते हैं मिर्जापुर के तेज तरार आईपीएस संतोष कुमार मिश्रा से, जिन्होंने मिर्जापुर में पद ग्रहण करते ही अच्छे अपराधियों पे नकेल कस ली। तो चलिए सर से मिलाते हैं। सबसे पहले हम सर का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमें बताएं कि आपके एक आम नागरिक से एक आईपीएस अधिकारी बनने का जो सफर था वो कितना कठिन था और उसके लिए आपने क्या क्या संघर्ष किए। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है। और ये जो एक प्रयास है जिसमें कि जो जनपद में पुलिस की प्राथमिकताएं हैं, कानून व्यवस्था की प्राथमिकताएं हैं, क्राइम कंट्रोल की प्राथमिकताएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और हमारे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस हैं, जनप्रतिनिधि के जो बातें हैं, शासन की जो बातें हैं, उन सभी को रखने के लिए आज जो आप यहाँ पे आए हैं, इसमें सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि ये एक जर्नी के बारे में, तो इस जर्नी इस तरीके से है कि पहले पढ़ाई के बाद में आई डिड माई इंजीनियरिंग के बाद में मैंने देश में विदेश में भी काम किया और उसके बाद फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देके आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आईपीएस एंड इसके एज अ आईपीएस 2017 से लगातार कई ज़िलों में मैं पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने कार्य किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पहली 17 से 22 में भी और 22 के बाद में भी लगातार कहीं ना कहीं जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि अमरोहा, अम्बेडकर नगर, इटावा, गोंडा इत्यादि जनपदों में पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने कार्य किया है। और जनपद मिर्जापुर में करीब 1 साल से हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सर यूँ तो आपके पूरे शहर में जलवे हैं, आप अपराधियों पे पूरी तरीके से आपका कमांड है और साथ ही हम आपको बता दें कि सर रोज प्रतिदिन 100 से ज़्यादा जन सुनवाई करते हैं और हर दूसरे से चौथे दिन 6 से 7 खुलासे करते हैं। तो सर इतना सब कुछ आप कैसे कर लेते हैं? देखिए, जैसे आज आप बैठे भी थे जन सुनवाई में, जी, तो आज भी करीब 100 व्यक्ति जो है जन सुनवाई, जन समस्याएं लेके अपनी आए हैं। और हमारी प्राथमिकता ये भी रहती है कि थाने पे भी सुनवाई होते रहे, हमारे जो क्षेत्राधिकारी है वो भी करे, लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी जो भी व्यक्ति आता है, चाहे कहीं से भी आए, क्योंकि यहाँ कोर्ट पास में ही है, कचहरी है, कलेक्ट्रेट है, तो यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसको सुगमता हो जाती है, उनको वकील मिल जाते हैं, अपनी प्रार्थना पत्र लिखवा के वो लेके आते हैं, तो उनकी पूरी सुनवाई की जाती है। और जन सुनवाई के लिए भी प्रॉपर फोरम बनाया गया है। इसमें पूरी जितने भी आपकी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन माध्यम से, IGRS माध्यम से हम लोग अपलोड करते हैं, जिससे कि उसका आंसर आपको क्या उसमें जवाब लगा वो आपको प्राप्त हो सके। जो जमीन संबंधी मामले हैं उनको मार्क कर देते हैं थाना दिवस और तहसील दिवस के लिए, और इसी तरीके से अन्य भी इसमें कार्य किए जाते हैं। तो सर जिले में लोगों को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए जो आप रूट मार्च करते हैं, उसके बाद आपको ऐसा क्या लगता है कि जब से आप पुलिस अधीक्षक बने हैं तो पुलिस और जो हमारी जनता है, आम जनता, उसके बीच का कैसा संबंध है? देखिए, ये फुट पेट्रोलिंग और पैदल गश्त भी ये हमारे सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनका ही आइडिया था और उसी आइडिया पे हम लोग काम करते हैं। तो इसमें फुट पेट्रोलिंग, पैदल गश्त में जो सीएम साहब का कहना है कि सिर्फ पैदल चलना नहीं है कि आप चल रहे हैं, उसमें जो लोग हैं उनसे वार्ता करना है, चेकिंग भी करनी है और ये भी इंश्योर करना है कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो पुलिस से कनेक्ट भी हो। जी। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि जब भी फुट पेट्रोलिंग, पैदल गश्त हो, तो उसमें चाहे व्यापारी बंधु हो, चाहे आम बच्चे हो, आम पब्लिक भी हो, वो भी कनेक्ट करे, जिससे कि निडर होके लोग पुलिस के पास जो समस्याएं हैं वो लेके आए। और समस्याएं किसी भी रूप में हो सकता है कि आपकी पर्सनल समस्या हो, घरेलू समस्या हो। आजकल तमाम नवयुवक, नए बच्चे हैं, उनकी सोशल मीडिया की समस्याएं होती है कि सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ डाल दिया, बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो ऐसे भी कई केसेस आते हैं। और बाकी जो जनरल केसेस हैं पुलिस के, जो मारपीट के हो गए या किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, महिला हो चाहे अन्य लोग हो, वो केसेस तो आते ही हैं। तो फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से कनेक्ट करने में बहुत आसानी होता है और पब्लिक में ये भरोसा भी बनता है कि पुलिस के पास जाके हम अपनी बात को रख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब उसका निराकरण होता है, जब उनको रिलीफ मिलता है, जैसे कि जमीन के कई मामले आए कि लोगों के बेनामे फर्जी हो गए, गलत उनके साथ हुआ, तो उसमें कई गैंग पकड़ के हमने भेजे, तो उनको रिलीफ मिला, मतलब उनको राहत मिली, तो वो राहत मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है और इससे पब्लिक में और कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसी का नतीजा ही काफ़ी लोग यहाँ पे आते भी हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हमने जो जनता है उसकी सेवा करने का मौका मिलता है। सर मिशन शक्ति के तहत जो महिला सशक्तिकरण को लेके हेल्पलाइन चलाई जा रही है और उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनपद में मिशन शक्ति को सिर्फ एक अभियान के रूप में नहीं, अपितु उसका क्रियान्वयन हम लोग ग्राउंड स्तर पे भी करते हैं।
महिला सशक्तिकरण के दिशा में मैं बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो क्षेत्राधिकारी हैं सीओ लालगंज, वो स्वयं महिला है। पुलिस में आप थानाध्यक्ष जो देख ले, महिला थाना के अलावा भी जो लालगंज जो थाने की जो इंस्पेक्टर है वो खुद महिला है। हमारी यहाँ पे चौकी इंचार्ज वासलीगंज वो खुद महिला है। तो इसलिए सिर्फ कागजों पे महिला सशक्तिकरण का अभियान इस जिले में मैं नहीं चलाता हूँ, इनफैक्ट मौका भी मैंने दिया हुआ है हर किसी को। इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग, जैसे लालगंज थाना सर्कल सब चैलेंजिंग है, हमारे सीओ और इंस्पेक्टर चैलेंजिंग काम कर रहे हैं। यहाँ शहर में चौकी इंचार्ज काम कर रही हैं, और इसके अलावा जो हमारी महिला जो सिपाही हैं उनको भी हम लोग चैलेंजिंग काम देते हुए, पुलिस का जो मेन काम है बीट में जाना, लोगों से बात करना, अपराधियों से लोहा लेना, ये सभी काम हम सिखाते हैं। और अगर आप मेरी परेड देखें, परेड का अगर आप कभी वीडियो या कभी आए परेड में, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है महिला पुरुष में। हमारी महिलाएं भी उतना ही पुशअप मारती, उतनी ही दौड़ लगाती है जितना पुरुष लगाती है। तो ये जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो मिशन शक्ति मैंने अपने विभाग से ही शुरू किया कि सबको बराबरी का मौका मिले और महिलाएं बराबरी के स्तर पर खड़ा हो और उनका पूरा सम्मान हो। दूसरी बात पब्लिक के लिए, तो पब्लिक के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति में सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसमें कन्या सुमंगला योजना हो गई, अन्य जो योजनाएं होंगी उनके बारे में बताते हैं। दूसरा जो पुलिस से संबंधित कानून है, जिसमें कि दहेज से कानून है, मेंटेनेंस किस तरीके से प्राप्त करे, अगर कोई छेड़खानी करे, सीटी बजाए, कोई आपको फेसबुक पे गलत कमेंट करे तो कैसे कार्रवाई की जाए, जी। ये है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो विभिन्न नंबर है, जैसे 1090, 181, 112, इसके बारे में जागरूक करना। और उसके अलावा महिलाओं के लिए, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके लिए वन स्टॉप सेंटर, नारी निकेतन, ये तमाम जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जागरूक करना। ये सभी स्ट्रेटजी बना के हमारी टीमें जाती हैं और महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है। और मुझे लगता है कि जनपद मिर्ज़ापुर में जो महिलाएं हैं वो काफ़ी सशक्त हुई भी हैं और सशक्त हैं भी, और अपनी बातों को रखती भी हैं। और मेरे जन सुनवाई में भी काफ़ी महिलाएं आके अपनी बातों को स्वयं रखती हैं, और ये आने वाले दिनों में इसको हम और काम करते रहेंगे इस पर। सर, आने वाले 21 को 2 दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो योग दिवस क्यों मनाया जाता है और जनता को आप इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय यूनाइटेड नेशन में वहाँ पे योगाभ्यास में वहाँ सम्मिलित होंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी के लिए कार्यक्रम रहेंगे, और उसी तरीके से शासन के निर्देशानुसार जनपद मिर्ज़ापुर में भी पुलिस लाइन में योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। योग का और फिटनेस का व्यक्तिगत रूप से भी मैं इस चीज़ को समर्थन करता हूं और कोशिश करता हूं कि जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे पुलिस के साथीगण हो या पब्लिक के साथीगण हो, वो लोग फिटनेस पे ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, और कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी वो सक्षम हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रनिंग हो, जिम जाना हो, योगा करना हो, वो करे। और योग एक ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक व्यक्ति वो कर सकता है, चाहे किसी भी उम्र का, छोटी उम्र से लेकर 90 ईयर्स 100 ईयर्स का आदमी भी योगाभ्यास कर सकता है। तो मेरी यही अपील होगी, सभी लोग 21 तारीख को जो योगा दिवस पे उसमें सम्मिलित हो और अपनी सुविधा अनुसार, बॉडी के अनुसार जो भी आसन है उसको करें, और नियमित रूप से अपने जीवन में ढाले। खान पान के साथ साथ योगा अभ्यास, फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहे और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें, जिससे कि उनका परिवार भी भला पूरा अच्छे तरीके से खुशहाली उन्हें बने रहे। सर, ये बताएं कि जो छात्र हमारे हैं, जो नव युवक हैं, अगर वो आईपीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर और ऐसे तमाम जो हमारे परीक्षाएं हैं जिनको वो उत्तीर्ण करके कुछ अच्छे पद पे जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको आप क्या गुरुमंत्र देना चाहेंगे? देखिए, ये अगर जो भी व्यक्ति आगे जीवन में कामयाबी का रास्ता ढूंढ रहा है, और ये कामयाबी किसी भी रूप में हो सकती है, एग्ज़ाम, परीक्षाएं, आईपीएस, आईएएस, ये सब भी एक पार्ट है। साथ ही साथ अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है, क्रिकेट खेलना चाहता है, फुटबॉल खेलना चाहता है, जर्नलिज्म में जाना चाहता है, जो भी उसकी परिभाषा हो कामयाबी की, मैं इस पे बात करूँगा। कामयाबी मतलब क्या उसका लाइफ का गोल है, जो भी वो लाइफ का गोल लाइफ में रखना चाहता है, उसके लिए लगातार वो मेहनत करते रहे। और मेहनत का तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ किताब खोल के पढ़े, मेहनत का तात्पर्य ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओवरऑल उस पर काम करें। जैसे स्कूल के बच्चे हैं, आगे चल के एग्जाम देना चाहते हैं, तो आज की डेट में आज ही किताब खोल के बैठने का कोई तात्पर्य नहीं। आप अपने स्कूल का पाठ्यक्रम पढ़ें, कॉलेज के पाठ्यक्रम, करिकुलम जो है उस पर ध्यान दें, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रहें। ये एक्टिविटीज हो सकती है पब्लिक स्पीकिंग की, कहीं आपको मंच पे मौका मिले बात करने का, कविता पाठ करने का, डिबेट का, स्पीच का, उसमें पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स में 100% पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स में जरूरी नहीं है कि आप जीते ही, बैडमिंटन आप थोड़ा खेलते हैं थोड़ा खेलिए, क्रिकेट थोड़ा खेलते हैं तो थोड़ा खेलिए। फिर उसी तरीके से हर चीज़ों की जानकारी आप रखिए, न्यूज़ भी देखिए, जो अच्छे न्यूज़पेपर है उनको भी पढ़िए, मैगजीन्स भी पढ़िए। आप घूमने जाना चाहते हैं वहाँ पे भी जाइए। जनपद मिर्ज़ापुर में ऐसी कई जोग्राफिकल
जगह है जिसके बारे में आप घूमने जाते हैं तो उसकी जानकारी रखिए। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप काम करते रहिए, और जब आपका एग्ज़ाम का समय आ जाए, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम आपको देना है, तब आप एक आध साल सब छोड़ छाड़ के पूरी तरीके से तैयारी में लगिए। जो भी किताबें हैं, जो भी उसका पाठ्यक्रम है एग्ज़ाम का, उसकी किताबें लीजिए। कोचिंग करनी है आपको तो कोचिंग करिए, बिना कोचिंग के भी करना चाहते हो तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को करें, मेहनत अपनी करते रहे, अपना ध्येय बना रखे, और ये एक निश्चय कर ले कि ये एक आध साल 2 साल जो भी हमको देना है पूर्ण रूप से अपनी लाइफ को देंगे, अपनी तैयारी को देंगे, और उस 2-3 साल का जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसमें मेहनत करके उस एग्ज़ाम को क्रैक करिए। और उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और भी अगर फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति हमारे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पुलिस लाइन के ग्राउंड में कई बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलने बाहर से आते हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ उनको भी बढ़ावा देने में, क्योंकि अब मैं बता दूं कि पुलिस विभाग में भी खेल के माध्यम से भी भर्तियां शुरू हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। तो जो व्यक्ति खेल में अच्छा है वो भी अपने खेलकूद के स्किल्स को आगे बढ़ाए, मेहनत करे, मेडल ले आए, और पुलिस विभाग में या अन्य जो भी है, पैरामिलिट्री है, आर्मी, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं उसमें जाके भर्ती हो। सर, आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और मतलब स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं काफ़ी, तो ये क्या, ये आप जब विद्यार्थी थे तब से ऐसा है या ये आईपीएस बनने के बाद ऐसा हुआ? नहीं, मैंने जैसे बताया कि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा जो इंक्लिनेशन खेल कूद इसके प्रति रहता है। और ये मेरा ये मानना है कि आज भी बच्चों में जो बच्चे हैं, जो परवरिश लोग करते हैं अपने बच्चों को, इसका एक्सपोजर जरूर दें। अब ये एक्सपोजर अगर ग्राउंड में है तो समर कैंप्स होते हैं, समर कैंप्स में आप एक्टिविटीज़ कराने ले जाइए, अपने बच्चों को घुमाने ले जाइए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इनरोल कराइए। स्विमिंग कराइए, फुटबॉल कराइए, क्रिकेट कराइए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में ज़रूर इनरोल कराइए। और आउटडोर जब वो स्कूल से जैसे आता है तो कुछ ना कुछ खेलने की, या तो वीकेंड पे कम से कम खेलने की, बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, लेकिन खेल कूद चलते रहना चाहिए। और इन पे अगर काम करते रहेंगे तो बच्चा किसी न किसी फील्ड में अच्छा करके निकलेगा ही। सिर्फ बड़े एग्जाम पास करना लाइफ का ये ध्येय ना रहे। अगर आप 12वीं के बाद अगर आप एनडीए आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप फिजिकली फिट है, सब कुछ, आप एनडीए में जाके आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स बन सकते हैं। अब तो महिलाओं के लिए भी एंट्री खुल गई है, तो महिलाएं भी भर्ती हो सकती है। तो मेरा तो ये मानना है कि खेल कूद में जिनको रुचि है उनको बढ़ावा भी देना चाहिए, और पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को खेल कूद का एक्सपोजर भी टाइम टू टाइम देते रहें। सर, आपने इतने सारे खुलासे किए हैं, इतनी सारी जन सुनवाइयाँ की हैं, उसमें सबसे अहम और सबसे मुश्किलात अगर आप कोई वाकया साझा करना चाहें, हमें बताना चाहें कि कौन सी ऐसा मंजर रहा जहां शायद हो सकता है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो वो आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, क्राइम में अगर हम बात करें तो कई चैलेंजेस हमें देखने को मिले हैं पिछले 1 साल में, और बहुत ही एग्रेसिव पुलिसिंग हम बिलीव करते हैं। जैसे चुनार अदलहाट में लास्ट ईयर कुछ महिला संबंधी अपराध हुए थे, तो उसमें जब अपराधियों को पकड़ा गया पुलिस मुठभेड़ में, उनको गोली लगी, गोली लगने के बाद में वो जेल गए, और उसके बाद से आप बिलीव करेंगे कि ऐसे जो महिला संबंधी अपराध है उसमें बहुत कमी आई है। उसके बाद से बहुत कमी आई है। कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ में अपराध करने से पहले 4 बार सोचता है कि अगर हमें गोली लगेगी तो पूरा जीवन हमारा खराब होने वाला है। तो ये मैसेज भी था, और ये जो 1-2 अपराध हुए थे चुनार अदलहाट में, बहुत ही एग्रेसिवली हमारी टीम ने उसको हैंडल किया, और पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद ये लोग गए थे। एक और आपको मैं बात बताना चाहूँगा इसमें कि नशे का एक गैंग यहाँ पे बड़ा सक्रिय था, जिसमें कि सुल्ताना परवीन करके एक महिला थी अहरौरा क्षेत्र की, उसने बहुत बड़ा रैकेट चला रखा था। और एक कुछ नए बच्चों को, 18-20 साल के बच्चे जब एक बार पकड़ के जेल भेज रहा था नशे में, तो वो रोने लग गए कि साहब इस महिला की वजह से हम नशे में आए और इसके नशे की मुझे लत लग गई। और बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अच्छा लड़का था वो, जिसको कि आर्मी में जाना था, लेकिन दुख की बात है कि 20 साल का और नौजवान जेल जा रहा था। तभी मैंने कहा था कि यार इस महिला को नहीं छोड़ना है और इसको जड़ से उखाड़ना है। तो उस महिला को हमने मुकदमा लिख के जेल भी भेजा, और अभी कुछ दिनों पहले उसकी 1 करोड़ 12 लाख की संपत्ति जो है वो भी कुर्क की है। मतलब कुल मिला के वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसने पूरा जो मिर्जापुर में कई नौजवानों का कैरियर खराब किया था, और उस पर कार्रवाई बहुत जरूरी थी, उस पर कार्रवाई हुई भी है। तो नशे पे काम करना, महिला संबंधी अपराध पे काम करना, और इन जनरल एक और गैंग में आपको बताना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टली लोगों से कनेक्टेड है। ऐसे केसेस आए थे कि एक ही व्यक्ति को जो है बेनामा कर दिया जाता था, उसी बेनामे को फिर दूसरे को कर दिया जाता था। तो ऐसे कई पीड़ित मेरे पास आए थे जिनकी लाखों की, आप समझिए कि आपको फ्रॉड जमीन बेच दी गई और आपके 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख चले गए। बहुत मेहनत से लोग कमाते हैं। ऐसे लोग मेरे पास आए तो मैंने सब में मुकदमा लिखवाया, ऐसे गैंग्स को पकड़ा, उनके पैसे भी वापस हुए और वो लोग जेल भी गए।
तो ये बहुत ही सुखद अनुभव था जब एक गरीब आदमी अपने 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए आके मुझे कहता है कि साहब हमारे चले गए और हमें ज़मीन भी नहीं मिली। तो बहुत दुख की बात है। तब मैंने निर्णय लिया था कि इन सब गैंग को यहाँ से उखाड़ना है। और मुझे खुशी की बात है कि ये जो फर्जी बैनामा करके लोगों का पैसा गबन करने वाले, ये नशे का कारोबार करने वाले, महिला अपराधों में लिप्त होने वाले और ऐसे तमाम चोरी वाले, ये तो खैर इन जनरल हैं ही लोग, इन सब पे एक्शन हुआ और इनमें ड्रास्टिकली कमी आई। ये बहुत खुशी की बात है और आगे भी हम लोग जनता को साथ लेते हुए इसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनता आपकी जितनी भी सारी चीज़ें आपने बताई उससे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट होने वाली है और आपका कार्यकाल जो है मिर्ज़ापुर में, इससे हमारी जो जनता है वो बहुत ही खुश है और अपराधियों पे आपकी बहुत कड़ी जो नकेल है उससे सब बहुत खुश हैं। तो बस ये रहे हमारे मिर्ज़ापुर के तेज तर्रार IPS संतोष कुमार मिश्रा जी। अगली वीडियो में हम आपके साथ नए शख्सियत से जुड़ेंगे। बने रहें एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।